अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 शुरू किया है, दैट इज़ इम्यूनिटी। लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, और इसमें हमने इम्यूनिटी के डिफरेंट विंग्स के हवाले से डिस्कशन शुरू की है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप लोगों ने डिस्कस किया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आप लोगों ने डिस्कस करना है अभी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ये तीसरा हमारा लेक्चर होगा। सो इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ इशू है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन अभी इस वाले लेक्चर के अंदर समझाता हूँ। हेडिंग के अंदर अगर आप लोग देख ले तो एक एमसीक्यूज तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेशन हमेशा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। इसका मतलब हो गया कि इन्फ्लेमेशन हर पैरासाइट, हर वायरस के अगेंस्ट, हर पैथोजन के अगेंस्ट, इवन अगर इनकेस हीट की मदद से बर्न हो जाए, उन सब की मदद से सेम तरीके से शो होगा। इसका ये नहीं होगा कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट अलग होगा, वायरस के अगेंस्ट अलग होगा, हर एक चीज़ के अगेंस्ट अलग अलग तरीके से नहीं होगा, बल्कि सब चीज़ों के अगेंस्ट जो भी हार्म आएगा उसके अगेंस्ट सेम तरीके से शो होगा। इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। हम आगे देखते हैं कि इस इन्फ्लेमेशन में बुक के अंदर क्या लिखा है। मैं लाइन बाय लाइन ये समझाऊंगा बुक के अंदर जो भी लिखा है। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का जो पहला हिस्सा है, किलिंग सेल्स ऑफ द ब्लड, ये भी डिस्कस किया। हमने फेगोसाइट्स के हवाले से भी बात की, नेचुरल किलर सेल्स के हवाले से भी बात की, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स के हवाले से भी हमने बात की है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी डिस्कस किया। इंटरफेरॉन्स के हवाले से भी हमने डिस्कशन की। अभी वाले लेक्चर में हमने ये तीसरा कंपोनेंट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस करना है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो है पायरेक्सिया, या जिसको आप लोग फीवर बोलते हैं। सो मैं देखता हूं कि इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या लिखा है। The inflammatory response या inflammation occur when tissues are injured by bacteria, trauma, toxins, heat or any other cause. तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और इन्फ्लेमेशन एक ही बात है। आप लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है, और इन्फ्लेमेशन आप लोग याद रखेंगे ये बिल्कुल अलग एक फिनोमेना है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को इस लाइन के अंदर ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और इन्फ्लेमेशन एक ही फिनोमेना है, एक ही चीज़ है। ये कब अगर होता है, लिखा है जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है। ठीक है, डैमेज किस चीज़ की मदद से हो सकता है? देयर आर चांसेस कि कोई इन्फेक्शन अगर हो। सपोज करते हैं फॉर वाइल बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ट्रॉमा हो, सपोज करते हैं फॉर वाइल कोई इंजरी अगर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मदद से कोई पार्ट इंजर्ड हो जाए। टॉक्सिन्स हो, सपोज करते हैं फॉर वाइल बैक्टीरिया आता है और वो बैक्टीरिया कोई बैड केमिकल, कोई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हीट की मदद से भी अगर हो सकता है। स्किन का हमारा कोई पार्ट जो है वो जल जाता है, इसकी मदद से भी इन्फ्लेमेशन अगर हो सकता है। सो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेमेशन इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से काज हो सकता है। ये आप लोगों की बुक का फर्स्ट लाइन लिखा है। These damaged tissue release chemical including histamine, bradykinin and serotonin. सो आप लोग याद रखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर इन सेल्स में डैमेज अगर हो जाएगा तो ये सर्टन केमिकल्स सिक्रीट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये डैमेज टिश्यू केमिकल सिक्रीट कर दे। इनके सराउंडिंग्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, या ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल सिक्रीट कर देंगे, जिसमें से एक को हम हिस्टामाइन बोलते हैं, दूसरे को हम ब्रैडिकाइनिन बोलते हैं, और तीसरे को हम सेरोटिनिन नाम देते हैं। ये आप लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज्ड एरिया के अराउंड बहुत सारे सेल्स इन तमाम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। These chemicals
cause blood vessels to leak fluid into the tissue causing swelling. ऐसा होता है कि जैसे ही ये केमिकल्स यहाँ इन सेल से क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, तो ये तमाम के तमाम केमिकल्स आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक्ट करना शुरू कर देंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स का मतलब यहाँ पर कैपिलरीज के ऊपर। सो सबसे पहले स्टेप में इंजरी अकर हो गई है। दूसरे स्टेप में वो जो इंजर्ड सेल्स है उन्होंने यहाँ पर कुछ केमिकल्स सिक्रीट कर दिए हैं। जैसे ही वो केमिकल सिक्रीट हो गए तो उन्होंने यहाँ पर ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट कर दिया है। ब्लड वेसल्स के ऊपर उन्होंने एक्ट कर दिया है कैपिलरीज के ऊपर। तो आप डिस्कस करेंगे कि वहां से फ्लूइड लीक होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ब्लड वेसल्स परमिएबल होना शुरू हो गए हैं, डायलेट हो गए हैं, और जैसे ही वो डायलेट हो गए हैं तो उससे ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा बहुत सारे कंटेंट्स, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि केमिकल डैमेज्ड एरिया से आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट किया जा रहा है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे हैं, उससे फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। वो फ्लूइड या जो ब्लड है वो इस एरिया की तरफ आता है, और ये एरिया आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये स्वेल्ड हो जाएगा, काजिंग स्वेलिंग। This help isolate the foreign substances from further contact with body tissue. ऐसा क्यों होता है कि ये केमिकल सिक्रीट हो गए हैं और उन्होंने ब्लड कैपिलरी को डायलेट कर दिया है। याद रखना है आप लोगों ने कि जब ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर बाहर की तरफ निकल आते हैं, इस डैमेज्ड एरिया की तरफ आते हैं, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी यहाँ पर पैथोजेंस आए होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, सारे जो भी मौजूद है, उन सब को वाइट ब्लड सेल्स सराउंड कर देते हैं। जाहिर सी बात है, ब्लड लॉस हो गया है, यहाँ पर ब्लड के कंपोनेंट्स आए हैं तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे। तो अगर कोई भी पैथोजन हो, कोई भी बैक्टीरिया इस एरिया के अंदर आया है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इस एरिया के अंदर आया है, तो आप डिस्कस करेंगे कि वाइट ब्लड सेल उसको क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट मीन कि वो कोशिश करेंगे कि उसको कंट्रोल कर दे और वो बॉडी के और पार्ट्स में स्प्रेड ना हो। So this whole process help isolate the foreign substances from further contact with body tissue. ये इन बैक्टीरिया को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि अंदर कहीं और किसी और टिश्यू के पास नहीं जाए बैक्टीरिया। The chemical also attract white blood cells called phagocytes that eat microorganisms and dead or damaged cells. लिखा है कि जिस तरह मैंने वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से बात की कि ये जो ऊपर वाले केमिकल्स सिक्रीट हो रहे होते हैं, हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन, ये डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाइट ब्लड सेल्स है वो फेगोसाइट्स है। फेगोसाइट्स में मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है कि फेगी का मतलब होता है ईटिंग और साइट्स का मतलब होता है बाय सेल। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, पैथोजेंस पे फीड करते हैं, या कोई डेड या डैमेज सेल्स होते हैं उस पे फीड करते हैं। यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उन सब पे फीड किया जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर ब्लड से निकल आई, उन्होंने यहाँ पर इस पे फीड करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम फेगोसाइटोसिस नाम देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या फेगोसाइट्स इवेंचुअली डाई। याद रखना है आप लोगों ने, इस पैराग्राफ के अंदर कोई क्लियर आइडिया तो नहीं दिया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बात हो रही है न्यूट्रोफिल्स के हवाले से। न्यूट्रोफिल्स वाला लेक्चर अगर इन केस आप लोगों को याद हो तो मैंने वहाँ पर बताया था कि न्यूट्रोफिल्स इन्फेक्शन साइट पे सबसे पहले पहुँचते हैं। सो इस एरिया में जो सबसे पहले सेल्स आएंगे वो न्यूट्रोफिल्स आएंगे। जैसे ही न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उनकी वो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस करते हैं, और फेगोसाइटोसिस के बाद उनकी डेथ अकर हो जाती है। सो फेगोसाइट्स इवेंचुअली डाई का मतलब है कि न्यूट्रोफिल्स आफ्टर फेगोसाइटोसिस व्हेन दे फीड ऑन बैक्टीरिया डाई, उनकी डेथ अकर हो जाती है। मैक्रोफेजेस अभी आराम से आएंगे, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले इन्फेक्शन साइट पे पहुंच रहे होते हैं। Pus is formed from a collection of dead tissue, dead bacteria,
एंड लाइफ और डेड फेगोसाइट्स। जैसे ही यहाँ पर इन न्यूट्रोफिल्स की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बैक्टीरिया पे फीड किया होता है, उनकी भी डेथ अकर होगी। तो जब टिश्यू भी डेथ अकर हो गई है, बैक्टीरिया की भी डेथ अकर हो जाए, साथ में अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है कि वाइट ब्लड सेल्स की भी डेथ अकर हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होके क्या बना देते हैं, पस बना देते हैं। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि कोई भी एरिया के अंदर, बॉडी के अंदर कोई दाना वगैरह बनता है तो वहां पर पस फॉर्म हो रहा होता है। सो अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पस क्यों फॉर्म होता है, आप बोलेंगे कि ये डेड टिश्यू, डेड बैक्टीरिया है या डेड मैक्रोफेजेस है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो सारों के सारों की डेथ अकर हो गई है। एग्जामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है कि पस के अंदर क्या मौजूद होता है, वाइट ब्लड सेल का हिस्सा, स्पेशली आप लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आर एज फॉलोज। सो अभी मैं सिम्टम्स बताऊंगा, ये पेपर में अलग आ सकता है, लेकिन ऊपर जो डिस्कशन मैंने की है वो डिस्कशन आप लोग गौर से 1 मिनट के लिए सुन ले। सो सबसे पहले आप लोग डिस्कस करेंगे कि कोई इन्फेक्शन अगर हो जाएगा, इन्फेक्शन मीन कोई पैरासाइट वगैरह पैथोजन आ जाएगा या डैमेज अगर हो जाएगा, जो भी इन्फेक्शन एरिया है वहां पर कुछ सेल्स सर्टेन केमिकल्स सिक्रीट कर देंगे। इन केमिकल्स में से हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीट हो जाएंगे। इन केमिकल्स को हम वेजोडाइलेटर्स बोलते हैं। जितने भी इनको वेजोडाइलेटर्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहे होते हैं। वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें वेजोडाइलेशन काज हो जाएगा, कैपिलरीज डायलेट हो जाएंगे। जैसे ही कैपिलरीज डायलेट हो जाएंगे तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो मोर परमिएबल हो जाएंगे, और मोर परमिएबल होने की वजह से उससे ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो भी ब्लड होता है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्टेड एरिया तक पहुंच जाएगा, जहां पर प्रॉब्लम काज हुआ है वहां तक ब्लड पहुंच जाएगा। और इस इन्फेक्टेड एरिया में आप डिस्कस करेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाएंगे, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पर। ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरसेस पे फीड कर देंगे, और अगर इन केस इस पे फीड कर देंगे तो अक्सर इन वाइट ब्लड सेल्स की डेथ अकर हो जाती है और यहाँ पर पस फॉर्म हो जाता है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी इन्फ्लेमेशन अकर होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स है। अगर इनके इस पेपर में आता है कि राइट डाउन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो फिर आप लोग ये डिस्कस करेंगे। द टिश्यू इन द एरिया आर रेड एंड वार्म is a result of large amount of blood reaching the site. सो जो एक सिम्टम है इन्फ्लेमेशन का वो आप लोग डिस्कस करेंगे, रेडनेस है। उस एरिया के अंदर क्या काज होना शुरू हो जाता है, रेडनेस काज होना शुरू हो जाता है। बुक के अंदर लिखा है इस वजह से क्योंकि उस एरिया में बहुत सारा ब्लड फ्लो करके आता है, ब्लड का कलर वैसे भी रेड होता है तो उस एरिया का कलर रेड हो जाएगा। साथ में आप लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रेडनेस नहीं, बल्कि रेडनेस होने के साथ साथ हीट भी उस एरिया में अगर हो जाता है। मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो आप लोग देख ले वो एरिया रेड हो जाता है, और रेड होने के साथ साथ वो एरिया वार्म हो जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन के 2 सिम्टम्स हो गए। अगर इनके इस एग्जामिनर आपसे पूछता है ये क्यों, आप बोलेंगे वहां पर ब्लड फ्लो करके आया है। द टिश्यू इन द एरिया आर सोलन again due to increased amount of blood and protein that are present. जो इन्फ्लेमेशन का तीसरा सिम्टम है वो आप लोग डिस्कस करेंगे, स्वेलिंग है। ये बिल्कुल एमसीक्यूज में आ सकता है। स्वेलिंग है, वो एरिया स्वेल्ड हो जाता है। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो वो एरिया रेड हो जाता है, वो एरिया हीटेड हो जाता है, वो एरिया स्वेल्ड हो जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस वजह से क्योंकि वहां पर बहुत सारा ब्लड आता है, वहां पर बहुत सारे प्रोटीन आ जाते हैं। द एरिया इज painful due to expansion of tissue causing mechanical pressure on nerve cells and also due to the pressure presence of pain mediator. जो फोर्थ आप लोग डिस्कस करेंगे सिम्टम है वो है पेन। जो भी एरिया में इन्फ्लेमेशन अगर होगा आप लोग डिस्कस करेंगे कि वहां पर पेन शुरू हो जाता है। इस एरिया के अंदर रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और पेन अकर हुआ है। अगर इनकेस आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है कि पेन क्यों काज होता है
इन्फ्लेम्ड एरिया में आप डिस्कस करेंगे कि एक तो वहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ टिश्यू अगर हुआ है, बहुत सारा ब्लड वहाँ आया है, तो ब्लड आने की वजह से वो एरिया स्वेल्ड हो गया है। इसका मतलब सेल्स के ऊपर क्या आया है, मैकेनिकल प्रेशर आया है। तो वो मैकेनिकल प्रेशर असल में न्यूरॉन्स डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट होने के बाद पेन होता है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, पेन मेडिएटर्स जिनको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से पेन काज हो रहा होता है। स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर काज प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि पेन मेडिएटर है। ये जो ब्रेडिकाइनिन है, ये भी पेन मेडिएटर है, इसकी वजह से भी पेन काज हो रहा होता है। Once the inflammatory process has begun, it continues until the infection that caused it has been eradicated. लिखा है कि ये रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, ये सारे का सारा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन एरेडिकेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई डैमेज अकर हो जाएगा तो ये रेडनेस, हीट वगैरह, ये जितने भी सिम्टम्स है, ये हमें बॉडी में नज़र आएंगे। और अगर इनके से नज़र नज़र आएंगे तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चल रहा है। ये जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये पूरे का पूरा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें अगर इन केस एग्जामिनर आप लोगों से सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पूछता है तो फिर आप लोगों ने ये रिमेनिंग 4-5 लाइंस लिखने हैं। ये वाला एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। स्पेशली ये जो वेजोडाइलेटर केमिकल्स है, ये भी आपको पता होने चाहिए। सिंपल सा है, मसला है तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। बाकी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें। काका खेल्स बायोलॉजी मेरे चैनल का नाम है, और बाकी लेक्चर्स भी मैं ट्राई करता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।